वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे साथ संदीप तिवारी सर बैठे हुए हैं। सर का सिलेक्शन यूपी पीसीएस में इस बार 158 रैंक के साथ हुआ है। साथ में जो है सर इस बार यूपीएससी का मेंस भी लिख चुके हैं, रिजल्ट आना अभी बाकी है। सर से आज हम बातचीत करने वाले हैं। सर मुखर्जी नगर में कैसे रहा, कैसे तैयारी किया, बुक लिस्ट, संघर्ष, सब कुछ पे बात करने वाला है। यदि आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात, सर सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी मीडियम से है और हिंदी मीडियम में मतलब यूपीएससी का मेंस लिखना ही बहुत बड़ी बात होती है। जहां तक सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी। सर कैसा फील कर रहे हैं, इतने अच्छा रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हुआ है? अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक हुआ है, चयन अंतिम रूप से चयनित हुए हैं तो अच्छा महसूस हो रहा है। अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए सर। मैंने टेंथ और ट्वेल्थ की जो परीक्षा पास की है वो यूपी बोर्ड से पास की है जी। टेंथ की परीक्षा मैंने एपी इंटर कॉलेज, हमारे जो जनपद का एक विद्यालय है एपी इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने किया है और विद्यालय स्तर का मैं टॉपर रहा हूँ। और ट्वेल्थ की परीक्षा मैंने शिवदयाल जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, हमारे जो गृह जनपद है उसके बगल एक जनपद पड़ता है फैजाबाद, जिसका नामकरण अब अयोध्या हो गया है, तो अयोध्या जनपद में पड़ता है ये, तो वहीं से मैंने वहाँ शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद इंजीनियरिंग की शिक्षा ली है, बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से जी। यही मेरा जो है यहीं तक। आपका कौन सा प्रयास था सर? यूपी, जहाँ तक यूपी पीएससी का अटेम्प्ट की सवाल है तो ये मेरा छठा प्रयास था और इंटरव्यू चौथा था। ये चौथा इंटरव्यू था, साक्षात्कार चौथा था। तो पिछले प्रयासों में सर क्या कमी रही सर, जरा बताएंगे? कुछ कई एस्पिरेंट वगैरह जानना चाहते हैं ना ये। जी बिल्कुल। प्रथम प्रयास में तो अंतर काफ़ी रह गया था। उसमें प्रथम प्रयास में मैं साक्षात्कार के स्तर पर अंक कम आए थे। प्रभात कुमार जो बोर्ड के जो चेयरमैन सर थे, प्रभात कुमार सर के बोर्ड में पढ़ा था, तो 44 मार्क्स थे इंटरव्यू में, इससे काफ़ी कम अंक हो गए थे, 30 से 35 मार्क्स, तो वहाँ संभावनाएं मेरी सीमित हो गई। दूसरे प्रयास में मेरे इंटरव्यू में तो अच्छे मार्क्स आए, 71 मार्क्स, लेकिन उसमें दर्शन शास्त्र जो मेरा वैकल्पिक विषय है उसमें अंक काफ़ी कम हो गए। पिछले जो 2018 का जो मेरा प्रयास था उसमें से 50 से 60 अंक जो है कम आ गए, तो वो मूल कारण मेरे पिछड़ने का रह गया। अगले प्रयास में 75 मार्क्स थे, उससे अच्छे इंटरव्यू में मार्क्स थे, लेकिन फिर से मेरा वैकल्पिक विषय एक जो वीक पॉइंट था, कमज़ोर बिंदु था, वो फिर से कहीं ना कहीं वो मुझे अंतिम रूप से चयनित होने में बाधा पहुंचा दी। इस बार जो मेरा चयन हुआ है, मुझे अभी तो आयोग ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है अच्छे मार्क्स होंगे। अपनी सफलता का श्रेय सर किसको देना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया और हर मेरे संघर्ष के उस पल पल के वो साथी ही नहीं रहे, बल्कि भावनात्मक रूप से हर तरीके से जुड़े रहे, आर्थिक, भावनात्मक तरीके से, बौद्धिक तरीके से, संज्ञानात्मक हर आयामों से वो मेरे साथ जुड़े हुए रहे, साथ में रहे और मुझे कभी भी विचलित नहीं होने दिया। ये इसलिए मैं सारा श्रेय उसके साथ साथ मैं अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिन्होंने खासतौर पर अमित सर मेरे रहे हैं, तो उनका मार्गदर्शन मुझे बहुत ही आत्मीय मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त होता रहा, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, अमित सर हमारे। सर प्रीलिम्स के अपने स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कुछ। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, कई एस्पिरेंट का सवाल होता है, सपना होता है कि प्रीलिम्स, मुखर्जी नगर में ऐसा होता है जी। कई एस्पिरेंट आते हैं सर यहाँ, बरसों तक प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। बिल्कुल। प्रश्न आपका बड़ा ही गंभीर है, ये मैं भी इसका सामना करता रहता हूँ, तमाम प्रश्न पूछते रहते हैं बच्चे, यहाँ के स्टूडेंट हैं जो एस्पिरेंट हैं वो पूछते रहते हैं, आम ये समस्या है। अच्छा, ये समस्या पहले परीक्षा के प्रकृति को ना समझ पाने के कारण ये समस्या पैदा होता क्या है कि जो इसका जो परीक्षा को निकालने का जो की रणनीति है इसको समझना आवश्यक है। समझना कैसे है? अब इसमें क्या है, इसे कंपोजिट नेचर का है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू इसकी साथ में कंपोजिट तैयारी होनी चाहिए। अब उसी को आधार बना करके हमें रणनीति हमें बनानी चाहिए। अब होता क्या है, यहाँ जो माहौल एक तरीके से लगभग कुछ हद तक जो विकसित हो रहा है, बन रहा है, उसमें क्या है, बच्चे आते हैं तो कोचिंग कुछ ज्वाइन किए, कुछ जो कोचिंग नहीं ज्वाइन किए, वो सीधे सपाट तौर पर क्या करते हैं, प्रीलिम्स की बुक ले आएंगे, नोट्स ले आएंगे और प्रीलिम्स की पुस्तकें या प्रीलिम्स के फैक्ट इत्यादि, बस वो तथ्यात्मक जो उनका दृष्टिकोण रहता है ना, वो कहीं ना कहीं जो है उनके जो बौद्धिक विकास को सीमित कर देता है। तो वो फिर उसी दो चक्र में फंसे रहते हैं और प्रीलिम्स तक ही सीमित रह जाते हैं। जबकि हमारा दृष्टिकोण होना क्या चाहिए, दोनों को, हाँ, मेंस को साथ में लेते हुए और उसका विश्लेषणात्मक जो है स्तर होना चाहिए उसका, और उसका विश्लेषणात्मक जब स्तर होगा तो उसी से फिर फैक्ट निकल करके आएंगे, और फैक्चुअल स्तर पर और धारणात्मक स्तर पर, ये जब दोनों लेवल होंगे, दो स्तर होते हैं, इन दोनों स्तर पर हमें चैतन्य और सचेत रहना पड़ेगा। तो हमें जहाँ पर जरूरत होगी तथ्यात्मक अवधारणात्मक स्तर पर अवधारणा को हम ग्रहण करेंगे, जहाँ तथ्य की जरूरत होगी तथ्य को ग्रहण करेंगे। अच्छा, यूपी पीसीएस का नेचर
यूपीएससी से कुछ अलग है। हमें दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। अब पूछेंगे क्या अंतर है? अंतर ये है कि यूपीएससी अधिकांश प्रश्न जो पूछती है अवधारणा के स्तर पर पूछती है। कई लेयर रहते हैं, कई स्तर रहते हैं, स्तरीय प्रश्न रहते हैं, और एक स्तर दूसरे स्तर से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, 1 2 3 लेयर के जो बना देते हैं, तो जो यूपीएससी की प्रकृति है प्रश्न पूछने की, वो थोड़ी सी जटिलता जो है जो का समावेश हो जाता है उससे, तो थोड़ी कठिनाई होती है। जबकि पीएससी का जो नेचर है प्रश्न पूछने का प्रकृति, वो सीधे और सपाट रहता है, तथ्यात्मक रहता है। उसमें जो फैक्चुअल जो तथ्य रहते हैं वो उसकी मात्रा ज़्यादा रहती है, कुछ कम ही अवधारणा के स्तर पर होता है, और कुछ तो ठेठ तथ्यात्मक हो जाता है, वो विषयगत स्तर पर उभर कर सामने आ जाता है। जैसे इतिहास के प्रश्न हैं वो सीधे तथ्यात्मक रहते हैं। और उसमें जहाँ तक है जो करंट अफेयर्स की जो जहाँ तक की बात है, तो इसका समावेश अब जब से 150 क्वेश्चन का ये 2 भाग होते ही हैं अपने पीटी के, यूपी पीसीएस पीटी का जो प्रश्न पत्र होता है 2 भाग, एक सी सेट और ये सी सेट में अमूमन में समस्या नहीं आती है, वो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रश्न पत्र प्रथम में ही समस्या ज़्यादातर आती है। और प्रश्न पत्र प्रथम का जो प्रकृति है उसमें से 20 से 25 प्रश्न 30 लगभग, यानी 20 से 30 अगर दोनों का बीच में अगर लिया जाए तो इतने प्रश्न लगभग करंट अफेयर से ठीक है रहते हैं। इसको 120 प्रश्न लगभग स्थैतिक रहता है, स्टैटिक रहता है, तो उस पोर्शन का में तथ्यात्मकता ज़्यादा रहती है जी। और दूसरा इसका प्रकृति इसकी ये है, नेचर ये है कि इसमें होता क्या है कि इसमें जो प्रश्न का जो एरिया डोमेन होता है वो व्यापक नहीं होता, सीमित रहता है। तो कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं, उसी क्षेत्रों से पूछा जाता है। अगर हम चैतन्य होकर विद्यार्थी हम लोग क्या करके ध्यान देते हुए उसका एरिया, विषय का एरिया, प्रमाण क्षेत्र उसका पकड़ लें कि इसका प्रमाण क्षेत्र क्या है, तो उस प्रमाण क्षेत्र को पकड़ करके आधार बना करके और हम तथ्यात्मक दृष्टिकोण को रखते हुए साथ में, और फिर हम अमूमन जो सामान्य जो रटने वाली प्रवृत्ति है उसका प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कुछ एकदम ठेठ अगर विशुद्धतम रूप से अगर तथ्यात्मक है, जहाँ पर रटने की आवश्यकता है, जैसे जहाँ पर बायोलॉजी के कुछ विज्ञान के कुछ तथ्य हैं, क्योंकि विज्ञान इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, 20 से 25% रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ रटने की आवश्यकता है, तो वो कुछ स्तर पर उसमें हाँ वो स्वीकार्य है, तो उसको स्तर को ध्यान में रखते हुए ये कार्य करना चाहिए। तो पीटी में समस्या अमूमन नहीं आएगी, बाकी अवधारणा के स्तर पर मेंस में। सर प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए कि अमूमन को सवाल रहता है क्या पढ़ा जाए, बुक लिस्ट, बेसिक बुक। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न आपने पूछ लिया, क्योंकि बुक लिस्ट का अब जो आयोग है, आयोग का जो कोई बुक लिस्ट का कोई वो आयोग तो सिलेबस जारी करता है, सिलेबस तो जारी रहता है, वो बुक तो करता नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो एक गेस के आधार पर, जैसा कि आपने पढ़ा है जो प्रमाण क्षेत्र, हम वही समझ रहे हैं, आपकी बात समझ लिया आप कह रहे हैं। तो बुक लिस्ट में थोड़ा चयनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि जो बाज़ारों में जो सामान है, सामग्री है, वो हिंदी मीडियम खास तौर पर बम्बार्डमेंट है, उसमें जो पुस्तक के कलर वगैरह हैं आपस में चेंज करके और रंग बिरंगी बना करके, तो उसमें आकर्षण लगने लगता है, तो उसमें इसके चकाचौंध में नहीं पढ़ना चाहिए। होना चाहिए कि आप सिलेबस को अच्छे ढंग से उसको क्या करना है, हमें उसको सूक्ष्म विश्लेषण उसका करना है। आप पहले सिलेबस को देखिए, और सिलेबस का जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक पर अगर आपका ध्यान केंद्रित हो गया, अच्छे ढंग से उसको सिलेबस को समझ गए, तब मुझे ये होना चाहिए कि कौन सा हमें टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, हमें किताबें नहीं पढ़नी है। अच्छा, अब ये तो मैं तरीका बता दिया। दूसरा प्रश्न ये आता है कि कौन सी किताबें पढ़ें। जटिलता वैसे सामान्य जो मैंने पढ़ा है और जो लगभग सर्व स्वीकार्य है, उस पर विवादास्पद क्षेत्रों में नहीं जाऊँगा। जैसे अगर पॉलिटी, राजव्यवस्था की बात की जाए तो लक्ष्मीकांत अच्छी पुस्तक है, बाइबिल मानी जाती है, ये इसमें ज़्यादातर विवाद नहीं है, ये सबको पढ़नी चाहिए राजव्यवस्था की। अच्छा, इतिहास के विषय में अगर बात करें तो आजकल जो 3 भाग में है, जो आधुनिक और मध्य और प्राचीन में, तो प्राचीन के स्तर पर मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि एक एस.के. पांडे की बुक आती है, एस.के. पांडे की बुक आती है, उसमें आप प्राचीन जो भारत के प्रश्न है ना, उसमें व्यापक दृष्टिकोण रखा गया है, तथ्यात्मकता काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ी चुनौतीपूर्ण है उसको पढ़ना और उसको ग्रहण करना, मस्तिष्क उसको लंबे समय तक उसको अवग्रहण करना। लेकिन हाँ, अगर उसको ढंग से पढ़ लिया जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री के जो 8-10 6-7 क्वेश्चन कभी आ जाते हैं, तो एकदम मजबूत हो जाएंगे आपके। मध्यकालीन भारत के जहाँ तक प्रश्न है, तो कोचिंग के नोट्स भी का सहारा भी ले सकते हैं। अगर बुक की बात करें तो सतीश चंद्रा ठीक ठाक बुक है, हाँ अच्छी, उसमें क्या नाम है, तथ्यात्मक स्तर भी है, उदाहरणात्मक स्तर भी है, और पर्याप्त प्रश्न आ जाएंगे। और आधुनिक भारत की जहाँ तक बात है, तो क्लासी 2 पार्टीशन मैंने पुस्तक पढ़ी है, और इसमें से तमाम प्रश्न हल हो सकते हैं। लेकिन अगर
इसके साथ साथ आप स्पेक्ट्रम की बुक भी समावेश व्यापक है, लेकिन थोड़ी मोटी पुस्तक है, थोड़ी उसमें श्रम साध्य है। अगर अभ्यर्थी हम अगर इसको पढ़ सकें तो अच्छी पुस्तक है स्पेक्ट्रम भी, और प्लासी टू पार्टीशन भी, बिपिन चंद्रा भी ठीक है। पुस्तकें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन उसमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं अपने सीमित सोर्स। इसमें तीनों में से तीनों नहीं करना है, फिर तो नहीं होगा। किताब को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। वही मैं दोहराने वाला था, आपने पहले ही इस बात को कह दिया। इसी चीज़ को मैं दोहराना चाहता हूँ। जो कभी कभी भ्रम हो जाता है, मैं 3 पुस्तक गिनाई तो लोगों को ये समझ में आता है तीनों पढ़नी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी एक पुस्तक का चयन कर लीजिए। जैसे हमने प्लासी टू पार्टीशन चयन किया तो लगभग सारे डोमेन कवर हो गए। अब स्पेक्ट्रम लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें अप्रोच क्या रहता है, उसमें थोड़ा नोट्स आधारित है, तो वो मैं इन सब के तुलना में थोड़ा सा बेहतर होगा। ठीक है, पीटी के हिसाब से ये ठीक रहेगा। एक ही पुस्तक को बार बार रिवीजन इसका आवश्यक अंग है। मेंस में तो खासतौर पर, पीटी में खासतौर पर, मेंस में भी आवश्यक है। जितनी बार दोहराव किया जाए, बार बार एक ही पुस्तक को पढ़ करके और नोट्स अपना बनाते हुए। अगर नोट्स का संयोजन पुस्तक के साथ नहीं करेंगे तो थोड़ा बेमिलता आ जाएगी, प्रबंधन नहीं हो पाएगा जो है, ना पीटी में ना मेंस में। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सर क्या कहते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताइए। कई एस्पिरेंट मतलब मेंस की आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें। कई लोग ऐसे की तैयारी शुरू करते हैं, प्रीलिम्स पास कर जाते हैं। सबसे बड़ा समस्या रहता है कि मेंस की तैयारी शुरुआत कैसे करें। जी। जैसे कि आपने पहले भी बताया कि यहाँ पे लोग पीटी का काम करते हैं, प्रीलिम्स करते हैं, फिर मेंस करते हैं। तो मेंस के बारे में बताइए कुछ। हाँ, मेंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, ये भी अगला अच्छा प्रश्न आपका है। मेंस में हमें क्या करना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। कई बार गलती जो होती है अमूमन, कि मैंने अपने अनुभव से पाया है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग जब पीटी पास हो गए, पहले तो सारा श्रम क्या लगाएंगे, पीटी देने में, पीटी की तैयारी करने में। अच्छा, उनके श्रम के आधार पर तो पीटी निकल गया, खुश हुए, खुश होना भी चाहिए, निकल गया। अब मेंस के स्तर पर जब आने लगा तो 2 से 3 महीने का जो गैप बीच में रहता है, इसी में सारा जो प्रैक्टिकल, सारा प्रयोग इसी में होता है। और ना उसका पूरा स्ट्रक्चर बन पाता है, उत्तर का ना ढांचा बन पाता है, ना उनका जो है लेखन अभ्यास हो पाता है, ना एक जो तर्कसंगत रूप से जो प्रस्तुतिकरण है उत्तर का, वो भी नहीं हो पाता है। तो इस स्तर पर हमें चुनौती ये रहती है, ये समय किस समय सीमा में उत्तर का लेखन का अभ्यास करना चाहिए। ये पहला प्रश्न आपके इस बड़े प्रश्न को मैं थोड़ा सा तोड़ करके उसका विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, आपका व्यापक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न करते हुए ले जाऊंगा। तो पहले क्या करेंगे कि जो उत्तर लेखन है के क्रम में क्या काम करेंगे। सबसे पहले उत्तर की जो तैयारी हम करना है किस स्तर पर करें, कब से करें। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी एक टॉपिक पढ़ें, और टॉपिक पढ़ने के साथ साथ उससे संबंधित प्रश्न, अभ्यास प्रश्न अगर कहीं से दिए हों या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएं। यूपीएससी ने, यूपीपीसीएस ने जो भी विभिन्न लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो पूछे गए हैं, उस पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का संकलन आप रख लें। उसी संकलन को जब आप जो पाठ्य सामग्री जो पढ़ रहे हैं, विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, उस विषय वस्तु को देख करके और उस प्रश्न को देख करके आप हल करने का प्रयास करें। प्रश्न उठाइए और जो विषय सामग्री आपने पढ़ी है उसके विषय हल करने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। आपको खुद लगने लगेगा 2-4 प्रश्न, 6 प्रश्न धीरे धीरे स्टार्टिंग करेंगे तो हो जाएगा। अब एक पूरा अगर विषय आप पढ़ लिए तो फिर समग्रता से पूरा बड़े सारे टॉपिक का समावेश करते हुए पूरा समग्रता पूर्वक उस पाठ्यक्रम का अभ्यास करिए। तो अभ्यास कहने का मतलब शुरुआत से ही करिए, 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न से शुरुआत करते जाइए अंतिम में। हाँ, ये पूरा बर्डन नहीं करना है कि लास्ट में ही हम आंसर राइटिंग करनी, ये थोड़ी सी जो है बुद्धिमानी पूर्ण कार्य नहीं होगा। तो शुरू से अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास लास्ट में बढ़ा देना चाहिए। किसी को टेस्ट सीरीज लास्ट में ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेस्ट सीरीज जैसे आप मेंस की परीक्षा से पहले, उससे पहले एक बार तैयारी के दौरान ही आप अभ्यास करते रहना चाहिए। बाद में जब मेंस का जो गैप मिलता है आपको तैयारी करने का, उसमें कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उसका मूल्यांकन और परीक्षण जो है होता है वो कर देंगे कोचिंग वाले, वहाँ से आपको लाभ मिल जाएगा। अपने दोस्तों सीनियर्स से है, उनसे भी सहायता करके आपकी कमियों को बता देंगे। अब ढांचा उसका लेखन का उत्तर का ढांचा अलग है, थोड़ा सा उसमें एक अलग प्रश्न बन जाता है। सर, इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे, जैसे कि सर आप यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया था, जी, इसके इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे किया? इंटरव्यू की तैयारी अगर सच पूछा जाए, अगर आप मुझसे पूछें तो इंटरव्यू की तैयारी 1-2 महीने में या 15 दिन में एक सीमित समय नहीं हुआ थी। इंटरव्यू साक्षात्कार का मतलब ही होता है कि अपना प्रस्तुतिकरण। अब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसका निर्माण कई पक्षों से मिलकर के बना होता है। व्यक्ति सिर्फ शारीरिक पक्ष नहीं होता है, बौद्धिक पक्ष नहीं होता है। व्यक्ति का शारीरिक पक्ष के साथ साथ ही भावनात्मक पक्ष भी होता है, बौद्धिक पक्ष भी होता है, नैतिक पक्ष भी होता है, व्यवहारात्मक पक्ष भी होता है, उसका जो है संज्ञानात्मक पक्ष, कई पक्ष होते हैं समावेश। उसका जो है एक हाजिर जवाबी जिसको कह लीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसका एक अलग एक आयाम होता है। तो हमें समग्रतापूर्वक इसका विकास होना जरूरी है। आप क्या करिए, जब शुरुआत करते हैं, अच्छा ज्ञानात्मक पक्ष भी मजबूत होगा। जो आप पीटी और मेंस इंटरव्यू के साथ जब कंप्रिहेंसिव मैनर में, इंटीग्रेटेड मैनर में जब आप तैयारी करते हैं
तो साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी चलती रहती है। उसका एक पक्ष की तैयारी वहां से हो गई, संज्ञानात्मक पक्ष की, बाकी शेष पक्षों की तैयारी आपका जो शुरू में जो संस्कार रहा है, पेरेंटिंग रही है, स्कूलिंग रही है, समाजीकरण हुआ है, उनके माध्यम से आपके गुणों का अवग्रहण हो गया है, तभी उस स्तर का पहुंच के लिए, तो वहां से परोक्ष रूप से अवचेतन मन में वहां से उसका विकास हो रहा है। अच्छा, जो अपेक्षित भाग है इंटरव्यू की, उसको संज्ञानात्मक पक्ष से अब सचेत होकर के जब पीटी देने शुरू करें, उसी समय हम सचेत होकर के करें कि संज्ञानात्मक पक्ष जो में संज्ञानात्मक पक्ष में जैसे अब विषय से संबंधित प्रश्न, उस विषय संबंधित प्रश्न जो इंटरव्यू के स्तर पर पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर विश्लेषणात्मक होते हैं। आप सचेत हो जाइए थोड़ा सा कि ये प्रश्न इंटरव्यू स्तर का है, इसमें विश्लेषण की आवश्यकता है, इसमें व्यक्तिगत राय की आवश्यकता है, तो वहीं पर वो पकड़ में आ जाती है। अपनी व्यक्तिगत राय बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसका उत्तर देना चाहिए, एक स्तर पर ही हो गया। और बाकी करंट अफेयर से तो हमें जो है हमें अपडेट रहना ही पड़ता है, हर एक क्षेत्र से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, कला संस्कृति से संबंधित, समाज से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं उनसे ये आप रखिए। अपना व्यक्तिगत पक्ष है तो आदमी खुद स्वयं जानता है, अपना मूल्यांकन करता रहता है। हमारी व्यक्तिगत डेटाबेस जो होता है कि हमारा स्कूलिंग बैकग्राउंड क्या है, हमारा व्यक्तिगत परिचय क्या है, हमारा जो है ये सब फैमिली बैकग्राउंड, हॉबी, रुचि, ठीक है, रुचि निर्माण, ये सब सारी विषयों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी अच्छे से होनी, अपनी जानकारी स्वयं में अच्छी होनी चाहिए। ये चुनौती अधिकतर होती है वहाँ इंटरव्यू के स्तर पर, लोग अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर पाते हैं। यहाँ कब होगा, जब शुरू से ही आप इस स्तर पर काम करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों को अगर ध्यान देंगे तो इंटरव्यू लास्ट में जो 15-20 दिन का समय मिलता है ना, तो उसमें ज़्यादा चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपने आप को एक बैलेंसिंग मोड में लाना है। बैलेंस मोड में क्या कि हम आयोग में साक्षात्कार के लिए दी जाते हैं, जो वहाँ डेफ वगैरह अच्छा तैयार कर लेना चाहिए। हाँ, जो डेफ है तो उसे मोटा मोटा उससे संबंधित डेफ से संबंधित जानकारी हम ग्रहण कर लेंगे। बाकी शेष जानकारी आपके शुरुआत से होती जाती है, जुड़ती जाती है। डेफ में जो आवश्यक बिंदु हैं बस उस पर जो है आप दोहराव कर लीजिए, तो आपको कठिनाई नहीं होगी। ये चीज़ किसी भी अभ्यर्थी को कठिनाई नहीं होगी, मेरी राय में। सर जैसा कि सर आप थोड़ा सा मैं हट के कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। जी, आप सर यूपीएससी का भी सर मतलब तैयारी किया है, जी, इंटरव्यू भी दिया है सर, क्या वजह होती है सर मुखर्जी नगर में कि मतलब देख रहे हैं कि यूपीएससी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिर रहा है? मुखर्जी नगर के पिछले कुछ सालों में जो औसत जो चयन का जो अगर संख्यात्मक दृष्टिकोण से देखें तो कमी आई है जी। और विशेष तौर पर इसका एक हिंदी माध्यम, आपको पता ही होगा 2000 जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2011 से। हाँ, 2011 से, तो क्या हुआ कि इससे हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं उनके साथ कुछ नुकसान हो रहा है जी। और नुकसान का परिणाम ये रहा है कि उनकी संख्या बहुत ही कम हो रही है। 25 से 30 अमूमन पूरा होता है, चयन होता है, तो आप समझ सकते हैं कितनी कम होता है। तो हिंदी माध्यम एक थोड़ा सा समस्या है। और दूसरा जो बच्चे हैं, वो बच्चे सोर्सों का जो स्रोत का भटकाव है ना, वो भटकाव एक भी मुख्य कारण है। कोचिंग संस्थान भी ठीक है, सही मार्गदर्शन करते हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं जरूर चयन के स्तर पर वो थोड़ा सा भटकाव रहता है। अगर सही मार्गदर्शन को मिल जाए, सही पाठ्य सामग्री क्या पढ़नी है उसका पता चल जाए, सही दिशा निर्देश पता चल जाए, सही रास्ता उनको मिल जाए, ये चीज़, तो उस स्तर पर वो अगर सचेत रहें शुरू से ही, तो यहाँ पर अच्छा वो कर सकते हैं और रिजल्ट का स्तर सुधर सकता है। और हिंदी मीडियम के छात्रों से विशेष मैं अनुरोध करना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के कंटेंट की जो गुणवत्ता है उस स्तर की हिंदी माध्यम में अब तो बहुलता तो है। हिंदी माध्यम के पुस्तकों की कंटेंट की बहुलता मार्केट में दिख जाएगी। पुस्तकों का आप पुस्तक की दुकान पर पहुंचेंगे, तमाम पुस्तक मिल जाएंगे हिंदी माध्यम के। मुश्किल ये है कि उसमें गुणवत्ता कितनी है, उस स्तर पर परखी जानी चाहिए। तो जहाँ तक है अभी उस लेवल पर पहुँच नहीं पाया गया है, तो हमें चयन के स्तर पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कंटेंट क्या, मतलब हमारा जो विषय वस्तु रहे, सामग्री स्रोत रहे जो पढ़ने की, उस विषय पर बहुत ही विवेकपूर्ण चयन की आवश्यकता है। विवेकपूर्ण चयन न होने के कारण आदमी जो कंपटीटर है, अभ्यर्थी है, उसी में उलझ करके रह जाता है एक विशेष साइकिल में और उसी में फंस करके आगे नहीं बढ़ पाता है। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। थैंक यू सर। धन्यवाद।